चलिए तो शुरू करते हैं। तो देखिए लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट, है ना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब देखो, जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है उसका अट्रैक्शन क्या ही होता है, ज्यादा होता है। क्लियर है ना। जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, जितनी ज्यादा जेफ की वैल्यू होती है उतना ही ज्यादा हमारा क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उस अट्रैक्शन को क्या करता है, कम करता है। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, शील्डिंग इफेक्ट। समझ पा रहे होंगे। और मैं आपको ये भी बताया था कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन किस में है भाई, अगर मान लो SPDF में है तो सबसे स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट किसका ज्यादा होता है, S का। पुअर किसका होता है, F का। किसका होता है, F का। जो पहले आएगा उसकी पावर ज्यादा होगी, जो बाद में आएगा उसकी पावर कम होगी। ये सारी चीजें बता दी गई थी, है ना। तो चलिए अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन नहीं कराया था, है ना। तो क्वेश्चन लिखेंगे, पहला क्वेश्चन नंबर 1 लिखे, विच ऑफ द फॉलोइंग, और विच ऑफ द फॉलोइंग को आप शॉर्ट में WOF लिख दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग सो, which of the following show strong shielding effect, which of the following show strong shielding effect as compared to p subcell, which of the following subcell, which of the following subcell show strong shielding effect as compared to p subcell। ऑप्शन नंबर ए में लिख लीजिएगा S, D, P। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, S। तो P से ज्यादा पावरफुल क्या होता है, S। और सबसे पुअर किसकी होती है, D और F की पुअर होती है, लेकिन सबसे पुअर किसकी होगी, F की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following species shielding effect is not absorbed। ऑप्शन नंबर ए में H, बी में He+, सी में लिखेंगे Li+2, किसमें शील्डिंग इफेक्ट ऑब्जॉर्ब नहीं होगा, किसमें होगा, ऑल में। ठीक है, क्योंकि जिसमें भाई एक इलेक्ट्रॉन होता है उसमें शील्डिंग इफेक्ट ऑब्जॉर्ब नहीं होती है। शील्डिंग इफेक्ट होने के लिए कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। मैं बोला था ना कि देखिए इसमें टोटल 6 प्रकार की क्वेश्चन पूछी जाती है, लेकिन आपको जो फर्स्ट प्रकार का जो क्वेश्चन है, अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाने में हमेशा आप कौन सा इफेक्ट लगाएंगे, शील्डिंग इफेक्ट। क्लियर है ना भाई। अगर हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस है या डिफरेंट स्पेसिस ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट का अलग अलग फॉर्म है, जैसे M है, M पे +1 चार्ज है, -2 चार्ज है, -3 चार्ज है, +4 चार्ज है, ऐसा है, लेकिन M एलिमेंट सेम है और स्पेसिस अलग अलग है। उस केस में आपको क्या ही करना है, क्वेश्चन किससे सॉल्व करना है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेफ से। जेफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। ये बात हमेशा याद रखेंगे जब भी क्वेश्चन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पे बन जाए या डिफरेंट स्पेसिस ऑफ सेम एलिमेंट पे बन जाए, हमेशा क्वेश्चन कोई भी हो, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सारी क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। याद रखना भाई, मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो सारा क्वेश्चन आप किससे सॉल्व करने वाले हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से। क्लियर है ना। लेकिन अगर हम ग्रुप में जाते हैं तो ग्रुप में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो स्लेटर रूल होता है वो वैलिड नहीं होता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक समझा देता हूँ, ये पढ़ना नहीं है। तो अगर हम बात करें भाई इन ग्रुप की, ग्रुप में कौन सा ब्लॉक की बात कर रहे हैं, S ब्लॉक के। S ब्लॉक में देखिए यहाँ में क्या होगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम होता है, ऐसा फ्रांसियम। अगर मान लो यहाँ पे लिखा है एटॉमिक नंबर, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, 11, 19, 37, 55, 87 होता है ना। अच्छा ठीक है, और यहाँ में अगर हम सिग्मा की बात करें और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करें, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ में जेफ की वैल्यू आप लोग पढ़े होंगे कि लिथियम के लिए जेफ की वैल्यू क्या ही था, निकाला गया था,
क्या 1.7 था, आ रहा था क्या? लिथियम के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू कितनी आ रही थी? 1.7। अब थोड़ा सा ध्यान देना, अब इसके लिए सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, इसके लिए जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है जेफ की वैल्यू कितनी थी? 2.2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां तक देखो, यहां से सही लिखा है ना, एक ज्यादा हो गया है क्या? ठीक है, यहां में ध्यान दीजिएगा, यहां मैं लिख देता हूं ताकि ऐसे समझ में आ जाएगा। कितना था, कितना था इसकी वैल्यू? 1.3 थी। ठीक है, 1.3 था। ठीक है, जेड इफेक्टिव की वैल्यू कितनी थी? 1.3, और सिग्मा का वैल्यू कितना था बताइए? 1.7, है ना? अच्छा, यहाँ में ध्यान देना, यहाँ में सबकी वैल्यू कितनी होती है? 2.2। तो ध्यान देना, स्लेटर लॉ है या रूल है? रूल है, तो रूल है तो कहीं कहीं लगेगा, कहीं कहीं नहीं लगेगा। लॉ तो हमेशा के लिए वैलिड होती है ना? तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए भाई। अब बताओ, स्लेटर रूल से तो हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं ना, हमने क्या बोला था कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या बनता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ती है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन का बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा, और अट्रैक्शन बढ़ती है तो साइज छोटी हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम ग्रुप में बात कर रहे हैं तो देखिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फर्स्ट इंक्रीज कर रही है, बाकी उसके बाद क्या हो गई है? कांस्टेंट हो गई। यहां में क्या हो गई है? यहां से यहां में क्या हो गई है भाई? बिकम कांस्टेंट। कांस्टेंट हो गया ना, तो फर्स्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, फिर क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। तो अब थोड़ा सा ध्यान दें, अब सिग्मा निकालना है तो भाई निकाल ही सकते हैं। अगर एटॉमिक नंबर मालूम है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मालूम है, आप कैलकुलेट करके देखना, इसकी वैल्यू सबकी कितनी आने वाली है? 2.2 आने वाली है। ठीक है, तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं बताइए? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? जेड माइनस सिग्मा। अगर आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं? सिग्मा। तो बताओ सिग्मा क्या होगा? जेड माइनस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, निकल जाएगा ना? और जेड बोले तो एटॉमिक नंबर सबका मालूम है, तो आप कैलकुलेट करके निकाल लेना। कहने का ये मतलब है कि ग्रुप में हमारा क्वेश्चन स्लेटर रूल से सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ में सबका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रही है? कांस्टेंट हो जा रही है। क्या आप समझ पा रहे हैं? अगर आपको याद होगा तो आपको बताया गया था कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में हमारा जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है उसमें सिग्मा कितना से बढ़ता है? 0.35 से बढ़ता है। और बताओ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज करता है, सिग्मा 0.35 से इंक्रीज करता है, और जेड इफेक्टिव 0.65 से इंक्रीज करता है कि नहीं? लेफ्ट टू राइट में। अगर हम डी ब्लॉक की बात करते हैं तो डी ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें इंटर होता है भाई? n-1d में, और n-1d के लिए क्या था? कितना सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है? 0.85। तो उस केस में एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ता है और सिग्मा 0.85 से बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 0.15 से इंक्रीज करती है। क्लियर है ना? तो आपको बस ये याद रखना है। लेकिन बताओ, अगर हम ऊपर से नीचे वाला क्वेश्चन सॉल्व करें तो बताओ ये गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो बस वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आप किस में लगाएंगे? लेफ्ट टू राइट पीरियड में लगाएंगे, लेकिन ग्रुप में ये क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछेगा कि स्लेटर रूल इन ए ग्रुप क्या होता है, ऑप्शन होगा इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, कांस्टेंट होता है, नन ऑफ दिस। तो आप कौन सा आंसर टिक करेंगे? कांस्टेंट होता है, क्योंकि मेजोरिटी बताइए क्या ही है? कांस्टेंट ही है। लेकिन इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? फर्स्ट इंक्रीज देन बिकम कांस्टेंट। क्या समझ पा रहे हैं? तो स्लेटर रूल ग्रुप में क्या काम करता है कि पहले तो इंक्रीज करता है फिर कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, लेकिन पीरियड में क्या होता है भाई? बढ़ता है। क्या आप समझ पा रहे हैं? आप लोग देख रहे थे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एस और पी ब्लॉक में कितना से बढ़ता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 0.65 से बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं। डी ब्लॉक का होगा तो कितना से बढ़ेगा? 0.15 से बढ़ेगा। लेकिन ग्रुप में क्या हो रही है भाई? पहले तो बढ़ रही है फिर क्या हो रही है? कांस्टेंट हो जा रही है। बस आपको याद रखना है, इसे क्वेश्चन करने वाले नहीं है। आप लोग ये समझ में आ रहा होगा कि अगर हम लोग को ग्रुप में क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि रेडियस बढ़ रही है, कि आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रहा है, कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रही है, तो दिमाग में क्या नहीं आना चाहिए? स्लेटर रूल नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो वहां में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो वहां से हम लोग स्लेटर रूल का इस्तेमाल करके हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो चलिए भाई, अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग। तो यहाँ में ध्यान दीजिएगा, यहाँ में जो लिथियम है ना भाई,
लिथियम की इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रही है 1.3, बाकी क्या हो रही है भाई, कांस्टेंट हो जा रही है ना। तो बताओ लिथियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बाकी से अलग है कि नहीं है, इसलिए लिथियम क्या शो करता है, एनामोलस प्रॉपर्टीज, एनामोलस बिहेवियर। क्या समझ पा रहे हैं ना, एनामोलस बिहेवियर का मतलब होता है कि एक ही ग्रुप का एलिमेंट है, लेकिन लिथियम की जो प्रॉपर्टीज है वो बाकी सारा एलिमेंट से क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। क्या लिथियम की सारी प्रॉपर्टीज बाकी एलिमेंट से डिफरेंट है क्या, नहीं, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो लिथियम का बाकी सारा एलिमेंट से क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसको बोलते हैं एनामोलस बिहेवियर। क्या आप समझ पा रहे हैं, अरे भाई समझ पा रहे हैं ना। एनामोलस का मतलब देखो एक ही ग्रुप में है तो प्रॉपर्टी तो सिमिलर मिलनी चाहिए, इसका भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सेम आना चाहिए, लेकिन ना आ नहीं रहा। तो कहने का मतलब है कि यहां में ध्यान देंगे कि जो सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट होते हैं अपने ही ग्रुप के एलिमेंट से कुछ प्रॉपर्टीज डिफरेंट शो करते हैं। इस प्रॉपर्टीज का नाम क्या है, एनामोलस प्रॉपर्टीज या एनामोलस बिहेवियर। क्या आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ही है, इसे नीट में देखो क्वेश्चन आएगा क्या, इसका एप्लीकेशन जो कंसेप्ट बताया गया था उससे कैलकुलेट। कभी भी ये नहीं बोलेगा कि इस एलिमेंट का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैलकुलेट करिए, आज तक नहीं आया, क्लियर है ना। लेकिन आपको बोल देगा कि लेफ्ट टू राइट में लिथियम बेरिलियम बोरॉन दे देगा, बोलेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका ज्यादा है, तो आप बता सकते हैं, क्लियर है ना भाई। अगर मान लो अगर हम बात करें, मैं आपको ये क्वेश्चन कराया था Li प्लस Li माइनस है कि नहीं। तो अगर मैं बात करूंगा, बताओ इसमें सबसे ज्यादा, इसको ABC बोला जाए तो बताओ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा किसका होगा, Li प्लस का, और सबसे कम किसका होगा, Li माइनस का। क्या समझ पा रहे हैं ना, ठीक है। ये कौन सा कंडीशन है भाई, डिफरेंट स्पेसिस ऑफ सेम एलिमेंट, ये वाला कंडीशन। एक ही एलिमेंट का अलग अलग फॉर्म है तो क्वेश्चन हमेशा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से सॉल्व होगा, या आइसो इलेक्ट्रॉनिक का क्वेश्चन है तो हमेशा इसी से क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। कैसे सॉल्व होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। ये सिर्फ और सिर्फ दो के लिए, किसके लिए, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए और डिफरेंट स्पेसिस ऑफ सेम एलिमेंट। तो ये दो टॉपिक का क्वेश्चन अगर आएगा तो सारा क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएगा। क्या समझ पा रहे होंगे, चलिए ठीक है क्वेश्चन लिखेंगे। इफ इफेक्टिव जेफ ZEFF लिखिए, इफ जेफ ऑफ Li इज x, इफ जेफ ऑफ Li इज x, देन कैलकुलेट जेफ ऑफ कार्बन, जेफ ऑफ कार्बन। क्या समझ पा रहे हैं ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, देखो लिथियम का जेफ की वैल्यू कितनी है, x है, तो कार्बन का जेफ की वैल्यू क्या होगा, सेम पीरियड का क्वेश्चन है ना भाई, सेम पीरियड का। लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन होता है कि नहीं होता है, होता है। तो लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन, बताओ क्या ये sp ब्लॉक का एलिमेंट है। तो बताओ इसमें जेफ कितना से बढ़ता है, 0.65 से। तो यहां से यहां में जाएगा तो इसका वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.65। फिर यहां से यहां में जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0.65। यहां से यहां में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0.65। तो अगर इसकी जेफ शुरुआत में x है तो इसका क्या हो जाएगा, x प्लस 0.65। तो बताओ यहाँ में इसका क्या हो जाएगा, कार्बन का x प्लस 0.65 प्लस 0.65 प्लस 0.65, आंसर क्या हो जाएगा, x प्लस 1.95। तो ये किसका जेफ होगा, कार्बन का। क्या आप समझ पा रहे हैं, तो कॉपी कर लीजिएगा। देखो भाई मैं आपको बोला था कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 0.65 से बढ़ेगा अगर OS और P ब्लॉक का एलिमेंट है। अगर इसका x है तो इसका क्या होगा, x प्लस 0.65। अगर ये x प्लस 0.65 है तो और 0.65 बढ़ाइए तो कार्बन का निकल जाएगा, क्लियर है ना। या तो देखिए आपका क्वेश्चन किससे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन या तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक दिया जाएगा उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या डिफरेंट स्पेसिस ऑफ सेम एलिमेंट, या सेम पीरियड, या सेम ग्रुप, है कि नहीं, या रेंडम कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या दो एडजेसेंट पीरियड में या दो एडजेसेंट ग्रुप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यही पूछा जाता है। मतलब टोटल 6 प्रकार की क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछी जा सकती हैं। कॉपी हो गया होगा। तो अब हम लोग लिखने वाले हैं एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या है, देखिए अगर हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियस को कैसे डिफाइन करा जाए तो थोड़ा सा ध्यान देना। अगर मान लो एक सर्कुलर पाथ है भाई, सर्कुलर पाथ है और इसकी रेडियस डिफाइन करना है तो डिफाइन करना बहुत आसान होगा, क्योंकि अगर हम लोग को रेडियस डिफाइन करना है तो ये सर्कल का ये मान लो सेंटर हो जाएगा, है कि नहीं।
और ये मान लो ये इसकी क्या कहलाती है, रेडियस। तो ये रेडियस, क्योंकि ये सर्कमफ्रेंस को जिस पॉइंट में टच करेगा वही उसकी क्या हो जाएगी भाई, ये रेडियस हो जाएगी, है कि नहीं। मतलब अगर कोई भी सर्कल दिया है उसका रेडियस फाइंड आउट करना है तो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। सेंटर से ये वाला डिस्टेंस क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। लेकिन हमारा एटम सर्कुलर होता है क्या, नहीं, एटम तो सर्कुलर नहीं होता है। एटम कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। तो स्फेयर का रेडियस फाइंड आउट करना है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो अगर एटम का रेडियस फाइंड आउट करना है भाई, एटम का अगर रेडियस फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले एटम का न्यूक्लियस पता होना पड़ेगा, एटम का सेंटर पता होना पड़ेगा और उसकी बाउंड्रीज पता होनी पड़ेगी। जैसे कि मान लो इसका सेंटर ये है और इसका बाउंड्रीज ये है, तो रेडियस तो डिफाइन हो सकता है कि नहीं। लेकिन अगर एटम का रेडियस फाइंड आउट करना है तो एटम का सबसे पहले सेंटर पता होना चाहिए और साथ ही साथ में उसकी बाउंड्रीज पता होनी चाहिए। अगर दो चीजें पता है भाई तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन आप लोग जानते हैं कि इस एटम का सेंटर पे क्या होता है, न्यूक्लियस। तो आप देखो सेंटर तो पता चल जाएगा, जो न्यूक्लियस को सेंटर मान के आप क्या मान सकते हैं, इसका सेंटर। जो न्यूक्लियस का सेंटर होगा वही एटम का सेंटर हो जाएगा, क्लियर है ना। लेकिन इसकी क्या पता करनी पड़ेगी, बाउंड्रीज। क्या पता करनी पड़ेगी, बाउंड्रीज। लेकिन एटम का बाउंड्रीज पता करना बहुत ही मुश्किल है। क्यों, क्योंकि एटम की दो एनसीईआरटी में 2 बातें लिखा है कि एटम की बाउंड्रीज नहीं पता की जा सकती। क्यों नहीं, एटम का तो सेंटर पता कर सकते हैं, कैसे, जो न्यूक्लियस का सेंटर होगा वही एटम का सेंटर होगा। ठीक है, पहली बात समझ में आ रही होगी। और इसकी अगर बाउंड्रीज पता कर ली जाए तो उसकी रेडियस डिफाइन हो सकती है। लेकिन इसकी बाउंड्रीज नहीं पता कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि आप लोगों को मालूम होता है कि एटम का जो साइज होता है बहुत ही स्मॉल होता है। एटम का साइज बहुत ही स्मॉल होता है, साइज इतना छोटा है कि उसकी बाउंड्रीज को एग्जैक्ट पता कर पाना बहुत मुश्किल है। दूसरी ये बात है कि आप ही बताइए, एटम जो होता है, एटम का जो बाउंड्रीज होती है ना, बाउंड्रीज वो डिफाइन नहीं होती है कि एटम का बाउंड्रीज क्या होगा। जैसे कि अगर हम बात करें, आप लोग जानते होंगे कि ये ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है और इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा होता है, डुअल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर आप लोग पढ़ चुके हैं। अगर इलेक्ट्रॉन का मान लो वेव नेचर है भाई, तो इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ऐसे घूमेगा, है कि नहीं, वेव के फॉर्म में घूमेगा। कभी इलेक्ट्रॉन यहां में होगा, कभी इलेक्ट्रॉन यहां में होगा। एक साथ में इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन बताना मुश्किल हो जाएगा, है कि नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन बताना मुश्किल है तो कभी कभी आप बाउंड्रीज को ये लिया जाए, बाउंड्रीज या बाउंड्रीज ये लिया जाए या बाउंड्रीज ये लिया जाए, बहुत मुश्किल हो सकती है। एटम की एग्जैक्ट बाउंड्री डिफाइन ही नहीं हो सकती है, पता ही नहीं सकती है। अगर एटम का एग्जैक्ट बाउंड्री पता ही नहीं है तो क्या इसकी रेडियस डिफाइन की जा सकती है, नहीं की जा सकती है। तो यही 2 कारण है जिससे एटम की एग्जैक्ट रेडियस पता नहीं की जा सकती। क्यों, क्योंकि एटम का स्ट्रक्चर, एटम का शेप, एटम का साइज कैसा होता है, बहुत ही स्मॉल होता है और इसकी एग्जैक्ट बाउंड्रीज पता नहीं होती है। तो लिख लीजिए एक लाइन, इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन, it is difficult to determine, it is difficult to determine radius of atom, it is difficult to determine radius of atom, it is difficult to determine radius of atom because it has very small in size, because small in size, it is very small in size and it does not have any sharp boundary, and it does not have any sharp boundary. ठीक है, समझ पा रहे होंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एटम को बॉन्डेड स्टेट में लाते हैं। कौन सा स्टेट में लाते हैं, बॉन्डेड स्टेट। अगर एटम किसी के साथ में बॉन्ड बना लिया है तो उसकी बाउंड्रीज ऑलमोस्ट क्या हो चुकी होंगी, फिक्स हो चुकी होंगी। जैसे कि अगर हम बात करें भाई, ध्यान देना, अगर मान लो ये एटम है, ये इसका सेंटर है और दूसरा एटम ये है और ये इसका सेंटर है, क्लियर है ना भाई। और मान लो ये एटम ए है और ये एटम क्या है, ए है, मतलब दोनों एटम को मैंने क्या ही मान लिया है, सिमिलर एटम मान लिया है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। ज्यादातर केसों में हम लोग क्या मान के चलेंगे, सिमिलर एटम। ठीक है, अभी यहाँ में एक कंसेप्ट नहीं आया है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो नहीं आया है, तो उसके लिए हम लोग जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा तो हम लोग अलग अलग एटम को भी मानेंगे। लेकिन अभी तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने पढ़ाया ही नहीं, तो अभी तक हम लोग क्या मानेंगे, दोनों एटम कैसा है, सिमिलर एटम है, क्लियर है ना। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये सिमिलर एटम है। और कैसे एटम है भाई, बॉन्डेड या नॉन बॉन्डेड, आंसर इज बॉन्डेड। देखो भाई, ग्रुप नंबर 18 के जो एलिमेंट होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, वो किसी के साथ में बॉन्ड नहीं बनाते। वो कौन से एटम कहलाते हैं, नॉन बॉन्डेड एटम। क्या होते हैं वो, नॉन बॉन्डेड एटम। बाकी सारे हमारे क्या हो जाएंगे, बॉन्डेड एटम, वो बॉन्डेड फॉर्म में पाए जाते हैं, क्लियर है ना। तो थोड़ा सा ध्यान देना, ये एक एटम है, दूसरा ये एटम है, दोनों ने एक दूसरे के साथ में बॉन्ड बनाया है। ठीक है, अगर हम बात करें, देखिए इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस का जो बीच का डिस्टेंस है भाई,
इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस का बीच का डिस्टेंस है, उसको बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं? DAA। और यहाँ में जो DAA होता है उसको बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। और ये जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होता है उसको मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इस एटम का रेडियस कैलकुलेट हो जाता है। क्या समझ पा रहे हैं ना? हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम, टू सिमिलर एटम बॉन्डेड टुगेदर, है कि नहीं? जब ये दो एटम आपस में बॉन्डेड हुआ है तो इसका जो हाफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं? उसकी रेडियस बोलते हैं। ये है डिफिनीशन किसका? एटॉमिक रेडियस। और ये जो रेडियस होता है वो अलग अलग हो सकता है, या तो कोवेलेंट रेडियस होता है, या तो मेटेलिक रेडियस होगा, या तो आयनिक रेडियस होगा, या तो वंडर वॉल रेडियस होता है। क्लियर है ना? तो थोड़ा सा ध्यान देना। अगर मान लो भाई, ध्यान से सुनेंगे, अगर ये दोनों एटम जो बॉन्डेड है वो कोवेलेंट बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है। अगर ये दोनों कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो जो रेडियस होगा वो क्या होगा? कोवेलेंट रेडियस। अगर ये दोनों मेटेलिक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो दोनों का बीच का जो रेडियस होगा वो क्या होगा? मेटेलिक रेडियस। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? तो सबसे पहले लिखेंगे इसका डिफिनेशन क्या होगा एटॉमिक रेडियस का, लिख लीजिएगा। 1/2 ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, 1/2 of internuclear distance between two similar adjacent bonded atom, सिमिलर बॉन्डेड एटम। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो इसी को बोला जाएगा एटॉमिक रेडियस। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? लेकिन दोनों एटम कैसा है भाई? बॉन्डेड है। और बॉन्डेड है, ये दोनों एटम कैसे है भाई? बॉन्डेड है, ठीक है। और इनका बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का जो आधा होगा, यहाँ में देखो लिखा है 1/2। 1/2 का मतलब क्या? 1/2 का मतलब आप ऐसे समझ रहे हैं क्या? 1/2 ऐसा नहीं सोचना है भाई। अगर ये एटम है, ध्यान से सुनना, तो इसको अगर हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो क्या ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है? तो ये इसका क्या होगा? फर्स्ट हाफ होगा, ये इसका सेकेंड हाफ होगा। तो या फर्स्ट हाफ का रेडियस या ये इसका हाफ का रेडियस ही हमारा एटॉमिक रेडियस कहलाता है। क्या आप समझ पा रहे हैं? अरे भाई, इसको आप क्या कर रहे हैं? ये इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस है, इसका बीच का जो डिस्टेंस है उसको आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं। जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसको आधा से डिवाइड कर दो। तो जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, मान लो ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो या तो ये पार्ट आएगा या तो ये पार्ट आएगा। तो इसी ये बोलो, ये फर्स्ट पार्ट को बोलो रेडियस या सेकेंड पार्ट को बोलो, सेम बात ही है। तो इसलिए बोला है 1/2। क्या समझ पा रहे हैं ना? तो 1/2 इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर एडजेसेंट बॉन्डेड एटम, उसी को बोलते हैं रेडियस। तो अब देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब लिखना है टाइप्स ऑफ रेडियस। तो लिखेंगे टाइप्स ऑफ रेडियस। टाइप्स ऑफ रेडियस में पहला लिखेंगे कोवेलेंट रेडियस। देखिए भाई, कोवेलेंट रेडियस जनरली किसके लिए होता है? नॉन मेटल के लिए। किसमें? नॉन मेटल। अब वो जानते होंगे कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है? इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर से? इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से। इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। और इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग जनरली कौन करता है? नॉन मेटल। कौन करता है? नॉन मेटल। तो अगर नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, दो नॉन मेटल है, दोनों इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, तो वहां में जो रेडियस प्रेजेंट होगी उसको क्या बोल दिया जाएगा? कोवेलेंट रेडियस। क्या बोल दिया जाएगा? कोवेलेंट रेडियस। जैसे कि अगर हम बात करें, मान लो ये हमारा एटम है, कोवेलेंट में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है भाई? शेयरिंग होता है। शेयरिंग का मतलब एक एटम का ऑर्बिटल दूसरा एटम का ऑर्बिटल के साथ में क्या करता है? ओवरलैपिंग करता है। और भाई क्या करता है? ओवरलैपिंग करता है। ऐसा ही बनता है कोवेलेंट बॉन्ड, अगर आपको पता होगा तो, है ना? तो आप थोड़ा सा यहाँ में ध्यान देना, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस, यहाँ में देखो, यहाँ से क्या हो जाएगा? DAA। समझ पा रहे हैं? दोनों सिमिलर एटम है, AA है कि नहीं? तो इनका जो रेडियस का हाफ होगा, इनका रेडियस का जो हाफ होगा उसी को क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कोवेलेंट। क्लियर है ना भाई? ध्यान देना, इसी को क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कोवेलेंट। मतलब अभी जो मैंने आपको लिखाया था वो डिफिनेशन लिखाया था किसका? कोवेलेंट रेडियस का। लेकिन अगर वो दोनों कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो वो जो रेडियस होगा वो क्या हो जाएगा? कोवेलेंट रेडियस। अगर दोनों मेटेलिक बॉन्ड है और उससे जो जुड़ा हुआ है उसका जो रेडियस निकल के आएगा उसको मेटेलिक रेडियस बोला जाएगा। क्लियर है ना? और यहाँ में क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, मतलब एक एटम का ऑर्बिटल दूसरे एटम का ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग होती है। क्लियर है ना?
कोवेलेंट बॉन्ड बनाना भूल गए क्या आप लोग? एक एटम का ऑर्बिटल दूसरे एटम के ऑर्बिटल का साथ में ओवरलैपिंग होती है तो बनता है। तो ये है कोवेलेंट रेडियस, मतलब ये जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का जो हाफ होगा, जो रेडियस कैलकुलेट करके आएगी, वो एटम का रेडियस किसका होगा? कोवेलेंट रेडियस होगा। क्या डी ए? ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है दोनों का, और DA/2 डिवाइडेड इक्वल टू कोवेलेंट रेडियस। DA क्या है? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आपको दिया जाएगा, उसको आपको कोवेलेंट रेडियस निकालना होगा, हाफ कर देना होगा। आगे चल के हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कांसेप्ट, उसमें एक साइंटिस्ट है, उनका फॉर्मूला उन्होंने दिया है, उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट करना है, बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी आपको डिफिनेशन मालूम होना चाहिए, ठीक है? लिखिए भाई इसका डिफिनेशन। आप लोग जो डिफिनेशन इसके पहले लिखे थे ना, वहां में लिखे थे क्या? सिमिलर बॉन्डेड एटम। तो वहां में सिर्फ बॉन्डेड का आगे में क्या लिख देना है? कोवेलेंट बॉन्डेड एटम। तो लिख लीजिएगा one half of the internuclear distance between two adjacent similar covalent bonded atom. तो चलिए भाई ध्यान दीजिएगा, कोवेलेंट रेडियस का वैल्यू तो आपको समझ में आ गया। कोवेलेंट रेडियस क्या होता है कि अगर दो एटम है और दोनों क्या है? दोनों नॉन मेटल के बीच में शेयरिंग होती है। शेयरिंग होगी तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, और कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो दोनों का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का जो हाफ होगा वो उसका कोवेलेंट रेडियस कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? यहाँ में मैं लिखा हूं कि जनरली वी कंसिडर SBCR बोले तो सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट रेडियस। आप कौन सा रेडियस को कंसिडर करना है? सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट रेडियस को कंसिडर करना है। जैसे कि आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप लोग जानते हैं कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन नॉन मेटल है, दोनों का बीच में मान लो सिंगल बॉन्ड है। मान लो एक बार ऐसा भी बॉन्ड आएगा और यहाँ से ऐसा भी बॉन्ड आएगा, है कि नहीं? तो कहने का मतलब है ये है, अगर मान लो ये सिंगल डबल ट्रिपल है, तो बताओ किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा? सिंगल का। किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने वाला है? सिंगल का। अब देखेंगे कि सिंगल का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ और कम हो जाता है। ऐसा मालूम है कि नहीं है भाई? है कि नहीं है? अगर ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो उसका बॉन्ड लेंथ और कम हो जाता है कि नहीं? मान लो इसकी बॉन्ड लेंथ इतनी है, इसकी बॉन्ड लेंथ इतनी है, इसकी बॉन्ड लेंथ इतनी है, इसका बॉन्ड लेंथ इतना है कि नहीं? तो ये तो बॉन्ड लेंथ हो गया, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा ही होता है। आप आगे चल के पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, आपको पढ़ाया जाएगा कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कम है, इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। आगे पढ़ाया जाएगा, आपको बस मानना है सिंगल बॉन्ड है तो उसका लेंथ ज्यादा होगा। तो अगर भाई मान लो यहां से मैंने डिवाइड करा तो ये बताओ क्या ये रेडियस निकल के आएगी? क्या ये रेडियस ज्यादा होगा? क्या ये रेडियस थोड़ा कम होगा? क्या ये रेडियस और कम होगा? लेकिन कौन सा रेडियस लेंगे? क्योंकि कोवेलेंट रेडियस, तीनों तो कोवेलेंट ही रेडियस है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? कोवेलेंट रेडियस जनरली किसका कंसीडर करते हैं भाई? सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट रेडियस। क्योंकि आपको क्वेश्चन को कंपेयर करना है तो कार्बन का एक ही एलिमेंट का अलग अलग रेडियस पाया जाएगा, कोवेलेंट रेडियस अलग अलग है, लेकिन आप कौन सा रेडियस कंसीडर करेंगे? सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट रेडियस। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो सिंगल बॉन्ड का ही कोवेलेंट रेडियस को कंपेयर करना है। आपको कार्बन दे देगा, नाइट्रोजन दे देगा, अलग अलग दे देगा, तो आप कौन सा कंसीडर करेंगे? सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट रेडियस। क्या आप समझ पा रहे हैं? चलिए एक क्वेश्चन लिखेंगे। तो ठीक है, तो हम लोग जनरली क्या कंसीडर करते हैं? सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट रेडियस को कंसीडर करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिटरमाइन SBCR ऑफ ऑक्सीजन। SBCR मतलब सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट रेडियस। Which of the following is used to determine SBCR of oxygen? AOT मतलब ऑल ऑफ दिस। क्लियर है ना? तो आप थोड़ा सा ध्यान देना है, किसमें सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट रेडियस डिफाइन होगा? तो जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा ऑक्सीजन का, है कि नहीं? ऑक्सीजन का बीच में क्या होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड। आप लोग जानते होंगे O3 का जो स्ट्रक्चर होता है भाई, वो ऐसा होता है। O2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है?
ऐसा होता है कि नहीं? तो आप बताओ किसमें सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट रेडियस होगा? जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। यहाँ में सिंगल बॉन्ड है क्या? नहीं। क्या यहाँ में सिंगल बॉन्ड है क्या? नहीं। यहाँ में ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बीच में क्या है बताओ? सिंगल बॉन्ड है। इसमें क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस प्रेजेंट होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? और आप लोग जानते होंगे H2O2 का स्ट्रक्चर जो होता है हाफ बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, हाफ बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है H2O2 का। ठीक है, ऐसा H2O2 का स्ट्रक्चर होता है। थोड़ा सा समझिएगा, मैं आपको पी ब्लॉक पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा। ऐसा होता है, जैसे यहाँ में लिखा है ना ऐसे, तो देखो यहाँ में एक हाइड्रोजन होगा, ठीक है, ये साइड में एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ में एक ऑक्सीजन होगा, ठीक है, फिर नेक्स्ट ऑक्सीजन हमारा यहाँ पे होगा, ठीक है, ये साइड में, फिर नेक्स्ट वाला हाइड्रोजन यहाँ में होगा, ठीक है। तो हाफ बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है H2O2। नेक्स्ट में हम लोग लिखने वाले हैं मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक को शॉर्ट में MET लिख देते हैं, रेडियस ऑफ मेटेलिक। और मेटेलिक रेडियस जनरली किसमें होता है भाई? जनरली फॉर मेटल। मेटल में कौन सी रेडियस पाई जाती है? मेटेलिक रेडियस। और नॉन मेटल में क्या पाई जाती है? कोवेलेंट रेडियस। क्लियर है ना भाई? तो थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ में क्या होता है। मेटेलिक रेडियस क्या होता है? देखो, अगर हमारे पास में इसको क्रिस्टल रेडियस भी बोला जाता है, क्योंकि हमारे जो मेटल होते हैं उसका एक क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल लैटिस होता है। कोई भी, जैसे अगर हम बात करें कोई भी मेटल का, सोडियम का, तो एक सोडियम का क्रिस्टल होगा, ठीक है। तो हमारे पास में एक मान लो क्रिस्टल है भाई, देखिए एक मेटल का क्रिस्टल है, और मान लो ये मेटल ए है, यहाँ में बहुत सारे मेटल का यहाँ में क्रिस्टल है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ में देखो ये 2 एडजेसेंट एटम को बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। समझ पा रहे हैं? ये मेटल का क्रिस्टल है, इसको बाहर निकाल दीजिए। तो ये मान लो हमारा एक एटम ये हो गया और दूसरा एटम ये हो गया, इसका न्यूक्लियस आपने इसको ए बोल दिया, ठीक है। समझ पा रहे होंगे? तो मान लो ये दोनों एटम एक दूसरे को क्या कर रहा है? टच कर रहा है। जरूरी नहीं है कि भाई हमेशा जो होगा ये दो एटम एक दूसरे को टच ही करेगा, डिपेंड करता है कि उसके बीच की बॉन्डिंग कैसी है। अगर दोनों का बीच का मेटेलिक बॉन्डिंग जबरदस्त होगा तो एक एटम दूसरे एटम का शेयर भी कर सकता है। अगर बॉन्डिंग उतनी अच्छी नहीं है तो टच भी कर सकता है, और मेटेलिक बॉन्डिंग और पुअर है तो दोनों एक दूसरे से दूर होगा, लेकिन जनरली लिखा ऐसे जाता है। क्या समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? अच्छा, आप थोड़ा सा ध्यान देना। तो मान लीजिए इसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा और इसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल देंगे? DAA। समझ पा रहे हैं ना? और इसका हम लोग क्या करेंगे, इस DAA को 2 से डिवाइड करेंगे, तो जो रेडियस आएगा उस रेडियस को हम लोग क्या बोल देंगे? मेटेलिक रेडियस। क्या समझ पा रहे हैं ना? तो ये है हमारा मेटेलिक रेडियस। समझ पा रहे होंगे? अब थोड़ा सा ध्यान देने की बातें हैं। पहले जो इसके पहले पढ़े थे वो क्या था? कोवेलेंट रेडियस। ये कौन सा रेडियस है? मेटेलिक रेडियस। कोवेलेंट रेडियस में क्या एक एटम दूसरे एटम का साथ में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ओवरलैपिंग होती है। लेकिन यहाँ में एक एटम दूसरे एटम को क्या कर रहा है? बाउंड्री टच हो रही है। क्या हो रही है भाई? बाउंड्री टच हो रही है। तो बताओ किसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा होगा? इसका। अगर मेटेलिक रेडियस का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा है तो उसका रेडियस भी किसका ज्यादा होगा? मेटेलिक रेडियस कोवेलेंट रेडियस से ज्यादा होगा। डेफिनेशन लिख लीजिए। वहां में क्या लिखे थे? 2 सिमिलर एडजेसेंट लिखे थे ना भाई, 2 सिमिलर एडजेसेंट कोवेलेंट बॉन्डेड एटम लिखे थे ना यहाँ में। तो यहाँ में केवल लिख देना है मेटेलिक बॉन्डेड एटम, डेफिनेशन सेम है। समझ पा रहे हैं ना? वहां में कोवेलेंट बॉन्डेड एटम, तो यहाँ में क्या हो जाएगा? मेटेलिक बॉन्डेड एटम। वन हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर एडजेसेंट मेटेलिक बॉन्डेड एटम। ठीक है, डिफिनेशन आप लोग का क्लियर हो गया होगा। अच्छा, मेटेलिक बॉन्ड क्या है भाई? अगर हम बात करते हैं भाई, हमारे पास मान लो 2 सोडियम है, ये सोडियम है, 2 मेटल है, 2 मेटल का लैटिस है, ठीक है। समझ पा रहे हैं? ये मेटल का लैटिस है, ये मेटल का लैटिस है। तो यहाँ में देखिए मेटेलिक बॉन्ड है क्या? किसका किसका बीच में अट्रैक्शन है, जिसको हम लोग मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं। तो आप लोग जानते होंगे सोडियम के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा? होगा। क्या इसके भी आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होगा? सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, आउटर मोस्ट में तो एक इलेक्ट्रॉन होगा। क्या ये मान लो सोडियम का न्यूक्लियस है और ये भी सोडियम का न्यूक्लियस है, और फर्स्ट सेल में बताओ कितना इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। सेकेंड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। क्लियर है ना? और यहाँ में भी कितना इलेक्ट्रॉन होने वाला? फर्स्ट सेल में 2। क्या 2 इलेक्ट्रॉन होगा? और यहाँ में कितना इलेक्ट्रॉन होने वाला है? 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है, उसको छोड़ के इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोर। क्या बोलते हैं? कोर। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? कोर इलेक्ट्रॉन।
समझ पा रहे हैं ना? जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है उसको छोड़ के बाकी जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे? कोर। कोर इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये कोर, और ध्यान देना ये कोर हो गया है ना, और ये आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। अच्छा बताओ, जो कोर होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि बताओ इसका न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन है? सोडियम का 11। कितना है भाई? 11। लेकिन कोर में कितना इलेक्ट्रॉन है? 10। प्रोटॉन ज्यादा है कि नहीं है? कितना ज्यादा है? 1। तो बताओ इस पे कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव। कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव। और बताओ इस पे भी कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव। तो ध्यान देना, इसका कोर इसका इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट हो जाता है और इसका इलेक्ट्रॉन इससे कोर से अट्रैक्ट हो जाता है। तो ऐसी टाइप की बॉन्डिंग को बोला जाता है मेटेलिक बॉन्डिंग। समझ पा रहे हैं ना? कोर और आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन का बीच में जो अट्रैक्शन होता है, कॉर्नर इसको बोल सकते हैं, कॉर्नर एंड कोर इलेक्ट्रॉन का बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटेलिक बॉन्डिंग। समझ पा रहे हैं ना? मेटेलिक बॉन्डिंग अट्रैक्शन है किसका किसका? कॉर्नर एंड कोर इलेक्ट्रॉन का। नहीं समझ में आया? पर भाई ये कोर है ना, तो ये कॉर्नर इलेक्ट्रॉन है, तो इसका कोर इसका इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट हो जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन इसका कोर से अट्रैक्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? तो क्या बन जाएगा? मेटेलिक बॉन्डिंग। क्या समझ पा रहे हैं? तो आपको तो सिर्फ और सिर्फ क्या समझना है? मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस मतलब दो एडजेसेंट मेटल या दो एडजेसेंट एटम का बीच में जो रेडियस होगा उसको क्या बोलेंगे? मेटेलिक रेडियस। लो एटम कैसे होने चाहिए? दोनों कैसे होने चाहिए? मेटल। कैसे होने चाहिए? मेटल। क्योंकि मेटल में कौन सी रेडियस होगी? मेटेलिक रेडियस होगी। अगर नॉन मेटल होगा तो कौन सी रेडियस हो जाएगी? कोवेलेंट रेडियस। मेटेलिक रेडियस कोवेलेंट रेडियस में किसकी रेडियस ज्यादा? मेटेलिक रेडियस। क्या मेटेलिक रेडियस में बाउंड्री टच करना जरूरी है? जनरली लिखा जाता है कि टच करता है। क्लियर है ना? क्या वो टच कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है? क्लियर है ना? अगर मेटेलिक बॉन्डिंग जबरदस्त है भाई तो एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के अंदर भी जा सकता है। समझ पा रहे हैं ना? अगर मेटेलिक बॉन्डिंग एकदम पुअर है तो दोनों दूर भी हो सकता है, लेकिन जनरली आपको ऐसा ही लिखा जाता है कि इसकी बाउंड्री दूसरे की बाउंड्री टच करती है। नेक्स्ट में लिखेंगे वंडर वॉल रेडियस। कॉपी हो गया होगा? ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो लिखेंगे वंडर वॉल रेडियस। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करेंगे तो ये जनरली किसमें होती है? इनर्ट गैस में। ये हमेशा नॉन बॉन्डेड एटम में काम करता है भाई। देखो अभी तक मैंने जो भी बोला था कि बॉन्डेड एटम में सारे ग्रुप नंबर 18 को छोड़ के, क्योंकि वो नॉन बॉन्डेड के फॉर्म में पाया जाता है। अगर मान लो यहाँ में ध्यान देना, नॉन बॉन्डेड एटम है मान लो यहाँ में, तो यहाँ में ये एक एटम है और दूसरा ये नॉन बॉन्डेड है, एक दूसरे के साथ में बॉन्ड नहीं बनाया। तो भाई अगर दोनों के बीच में नॉन बॉन्डेड एटम है तो भाई कुछ ना कुछ अट्रैक्शन तो होगा ही होगा। अगर मान लो दो एटम है, दोनों का बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, दोनों अकेला है, तो उसके बीच में क्या होता है? कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होगा। अरे भाई जिसका कोई भी नहीं होता है उसका कोई ना कोई एक हो ही जाता है ना, कोई ना कोई किसी ना किसी का एक सहारा मिल ही जाता है। कहने का वही मतलब है कि अगर दोनों के बीच दोनों एक दूसरे से बॉन्ड नहीं बना रहे, लेकिन इसके बीच में एक अट्रैक्शन हमेशा काम करेगा। वो अट्रैक्शन क्या है? वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है ना भाई? ध्यान दीजिएगा, जब कोई भी दो एटम का बीच में कोई भी अट्रैक्शन नहीं है तो आप क्या ही मान सकते हैं? वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहां में क्या होता है कि दो नॉन बॉन्डेड एटम के बीच में, ये हमेशा, क्योंकि ये कहां में लगता है? नॉन मेटल में भी लग सकता है और कहां में लग सकता है? इनर्ट गैस में। क्योंकि इनर्ट गैस कैसे होते हैं? नॉन बॉन्डेड एटम होते हैं, नॉन बॉन्डेड, लेकिन वो दोनों किस में होने चाहिए? सॉलिड स्टेट में होने चाहिए। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पहले समझेंगे बाद में डेफिनेशन लिखना है। कैसे होने चाहिए भाई? नॉन बॉन्डेड होना चाहिए, और वो कौन सा स्टेट में होना चाहिए? सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? मान लो यहाँ में ध्यान देना, कोई भी दो, क्योंकि ये इनर्ट गैस, ये क्या होता है भाई? ग्रुप नंबर 18 क्या है? गैसेस तो है कि नहीं? और आप लोग ध्यान देना कि मान लो आपने क्या करा, आपको निकालना है वंडर वॉल रेडियस, तो आपने क्या किया? एक एटम यहाँ में है भाई, ध्यान दीजिएगा, और दूसरा एटम यहाँ में, ये नॉन बॉन्डेड एटम है। ठीक है, और मान लो इसका रेडियस को आप मेजर करना है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? तो अगर वो गैस के फॉर्म में होगा तो क्या होगा, और सॉलिड के फॉर्म में क्यों लिखा गया है? ठीक है, तो थोड़ा इसको भी समझना बहुत जरूरी है कि मान लीजिए भाई ये दोनों गैसेस हैं और दोनों एक दूसरे के साथ में बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, तो अगर आपको मेजर करना है इसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है भाई, समझ पा रहे हैं ना?
तो आप मान लो गए इंची टेप लाने की, दोनों का बीच का डिस्टेंस नापेंगे, और आपने जैसे इंची टेप लाने गए, ये तो गैस था भाई, तो बाहर चला जाएगा, है कि नहीं। तो इसका डिस्टेंस मेजर नहीं किया जा सकता है अगर दोनों गैस में होंगे, तो ये भी बाहर जा सकता है कि नहीं, एस्केप कर सकता है, ये भी कर सकता है, तो इसकी डिस्टेंस को मेजर कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इसको क्या करना है, कंप्रेस करना है, और कंप्रेस करके कौन सा फॉर्म में लाना है, सॉलिड फॉर्म में। अरे भाई सॉलिड फॉर्म में इसलिए लाएंगे ताकि इनका मूवमेंट रुक जाए, मूवमेंट ना हो, तो आप इसकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को आसानी से मेजर कर सकते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं। तो अब मान लो ये लिखा है सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में अच्छा सॉलिड का मतलब आप मान लो ये लिखा गया है भाई, देखिए ये मान लो दोनों सॉलिड फॉर्म में आ चुका है। आप लोग जानते हैं सॉलिड फॉर्म का मतलब एक एटम दूसरे एटम के ऊपर में चिपक जाना, ये सॉलिड फॉर्म होता है क्या, नहीं भाई। हो सकता है कि मान लो दो सॉलिड फॉर्म का मतलब ये नहीं होता है कि मॉलिक्यूल एक दूसरे में चिपक ही जाए। अरे भाई चिपक तो वो जाता है जिसका बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, जिसका अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है भाई, सॉलिड फॉर्म में है, अट्रैक्शन जबरदस्त है, तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से क्लोजली पैक्ड हो जाएगा, चिपक जाएगा। लेकिन अगर मान लो ये सॉलिड फॉर्म में है, इसके बीच में अट्रैक्शन है ही नहीं, उतना ज्यादा अट्रैक्शन नहीं है, तो मॉलिक्यूल भाई थोड़ा दूर उनका बीच में गैप हो सकता है। क्लियर है ना। तो ये वही कंडीशन है, ठीक है, समझ पा रहे होंगे। अब आप क्या करेंगे, इसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और इसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को मेजर कर लीजिए। इसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, जैसे मान लो ये एटम ए है और ये एटम ए है, तो दोनों का इंटरन्यूक्लियर जो डिस्टेंस है उसको आप 2 से डिवाइड करिए, तो क्या निकल जाएगा, वंडर वॉल रेडियस, रेडियस ऑफ वंडर वॉल। क्या आप समझ पा रहे हैं। मतलब ये कैसे होना चाहिए, ये इनर्ट गैस के लिए, किसके लिए ये रेडियस पढ़ रहे हैं हम लोग, इनर्ट गैस के लिए। मैंने बोला था कि जो वंडरवॉल रेडियस होती है वो जनरली किसके लिए भी होती है, इनर्ट गैस के लिए, और दूसरा क्या होता है, नॉन मेटल के लिए। नॉन मेटल में थोड़ा सा ध्यान देना भाई, नॉन मेटल में क्या होगा, जैसे कि अगर हम बात करें एनसीईआरटी में एक एग्जांपल लिखा है क्लोरीन का लिखा है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लो लिखा है क्लोरीन, क्या लिखा है भाई, क्लोरीन, और यहाँ में क्या लिखा है, क्लोरीन, है कि नहीं। अच्छा बताओ क्लोरीन किससे मिलके बना होगा, क्लोरीन क्लोरीन का कोवेलेंट बॉन्ड से, भाई बना होगा ना, क्लोरीन क्लोरीन का कोवेलेंट बॉन्ड से, और ये भी क्या बना होगा, क्लोरीन क्लोरीन का कोवेलेंट बॉन्ड से। तो अगर मान लो ये मॉलिक्यूल है, इसके बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होगा, और वही अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ पा रहे हैं ना, जो अट्रैक्शन होगा तो इसका बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा उसको क्या बोल दिया जाएगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस 2 से डिवाइड करेंगे तो जो रेडियस प्रेजेंट होगा वो क्या हो जाएगा, वंडर वॉल रेडियस। जैसे यहाँ बोर्ड पे समझिए, जैसे मान लो Cl2 कैसे मिलके बना होगा, क्लोरीन क्लोरीन का कोवेलेंट बॉन्ड से। जैसे मान लो ये क्लोरीन है, दूसरा ये क्लोरीन है, इसका न्यूक्लियस इसका न्यूक्लियस। क्या समझ पा रहे हैं, क्या ये इसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का जो हाफ होगा वो कौन सा रेडियस हो जाएगा, कोवेलेंट रेडियस। तो ये मान लो क्लोरीन है और यहाँ में भी ये क्लोरीन है भाई, ठीक है, इसका भी हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, कोवेलेंट रेडियस। क्या समझ पा रहे हैं। तो मान लो ये एटम हमारा ए है, क्लोरीन क्लोरीन है, समझ पा रहे हैं ना, क्लोरीन क्लोरीन ही लिख लेते हैं। अब मान लो ये एटम हमारा जो है, ये एटम और ये एटम, ध्यान देना, इसका अगर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इसका अगर हम लोग इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकाल लें, समझ पा रहे हैं ना, और इसको 2 से डिवाइड कर दे, तो क्या निकल जाएगा, रेडियस ऑफ वंडरवॉल रेडियस। रेडियस किसका निकल जाएगा, वंडरवॉल रेडियस। ये किसके लिए है, नॉन मेटल के लिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ में 2 प्रकार के रेडियस है ना भाई, यहाँ का बीच का कौन सा रेडियस है, वंडरवॉल रेडियस। लेकिन ये 2 एटम जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है तो इसका अगर हाफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा, वंडरवॉल रेडियस। देखा ये गया कि जो वंडरवॉल रेडियस आ रहा था वो, सॉरी, जो कोवेलेंट रेडियस आ रहा था वो वंडरवॉल रेडियस से डबल था। मतलब जो वंडरवॉल रेडियस थी ना भाई, उसका जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है ना, ये कोवेलेंट रेडियस से क्या था, डबल था। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, देखिए इधर देखो, मतलब जो कोवेलेंट रेडियस था ना उसका डबल क्या था, वंडरवॉल रेडियस। समझ पा रहे हैं ना। अरे भाई ये 2 एटम है, इसका न्यूक्लियस बीच का हाफ करेंगे तो क्या आएगा, कोवेलेंट रेडियस। लेकिन इसका जो रेडियस आ रहा था और इसका जो रेडियस आ रहा था, इसका रेडियस अगर x है तो इसका रेडियस स्लाइटली 2x के बराबर आ रहा था। समझ पा रहे हैं ना। तो याद रखना कि रेडियस ऑफ कोवेलेंट क्या होगा, कम होगा, रेडियस ऑफ वंडरवॉल कोवेलेंट से डबल होती है। अच्छा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अभी तक आपने 3 प्रकार का रेडियस पढ़ा है, कौन कौन सा, कोवेलेंट, मेटेलिक, वंडरवॉल रेडियस। समझने की बात यह है कि सबसे ज्यादा रेडियस किसका होगा,
वंडरवॉल रेडियस। उसके बाद कोवेलेंट और मेटेलिक में किसका ज्यादा होता है? मेटेलिक। मेटेलिक में क्या होता है कि दोनों एटम का बाउंड्री टच करती है, कोवेलेंट में अंदर तक चला जाता है कि नहीं? तो बताइए अगर रेडियस का ऑर्डर पूछा जाएगा तो बताइए क्या होगा? रेडियस ऑफ वंडरवॉल रेडियस सबसे ज्यादा, उसके बाद रेडियस ऑफ मेटेलिक, उसके बाद क्या होगा? रेडियस ऑफ कोवेलेंट। तो ये दो बातें हैं जो आपको लिखना है। डेफिनेशन लिखे थे कि नहीं? लिख लीजिए। डेफिनेशन तो लिख ही लिए होंगे, वहां में बॉन्डेड का जगह में लिखे थे ना, टू बॉन्डेड एटम, तो लिख लो यहाँ में 1/2 ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, 1/2 ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, 1/2 ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस between two similar, 1/2 of internuclear distance between two similar adjacent non-bonded atom, 1/2 of the internuclear distance between two similar adjacent non-bonded atom in solid form। ठीक है, तो याद रखना ये तो नॉन मेटल के लिए है और ये क्या था? इनर्ट गैस के लिए। तो ये इनर्ट गैस के लिए ध्यान देना, या तो इनर्ट गैस में या तो नॉन मेटल में। तो नेक्स्ट फोर्थ हम बात करेंगे, अभी तक थर्ड तो बात हो ही गई थी, फोर्थ हमारा होगा आयनिक रेडियस। ठीक है, तो आयनिक रेडियस की बात करते हैं। अच्छा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो अट्रैक्शन बढ़ती है, कम हो जाती है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन का बीच में जो अट्रैक्शन है, ठीक है? तो जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ज्यादा न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन का बीच का अट्रैक्शन बढ़ेगा। अट्रैक्शन बढ़ती है तो साइज कम हो जाती है, ये बातें मालूम है आप लोग। लेकिन उस अट्रैक्शन को खत्म कौन करता है, डिक्रीज कौन कर देता है? अंदर वाला इलेक्ट्रॉन, जिसका क्या नाम होता है? शिल्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट, है कि नहीं? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें भाई आयनिक रेडियस की बात करते हैं, तो आयनिक रेडियस जब बात होती है तो उसमें दो टर्म की बात होती है, या तो केटायन का रेडियस या तो एनायन का रेडियस। आयनिक रेडियस आप लोग जानते होंगे, इलेक्ट्रॉन का आयन कैसे बनता है, आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से या ट्रांसफर से? ट्रांसफर से। एक इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेता है, जो देता है वो प्लस हो जाता है, जो लेता है वो माइनस हो जाता है। तो केटायन और एनायन पे बात करेंगे हम लोग, तो या तो केटायन होगा या एनायन होगा, है ना? केटायन और एनायन का बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसी को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, और उसका जो रेडियस होगा उसको क्या बोल दिया जाएगा? आयनिक रेडियस। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। केटायन में मैं दो बातें लिख रहा हूं, देखो केटायन जैसे Na और Na+ लिखा है, ठीक है, और यहां में क्या लिखा है? Cl और Cl-। अब थोड़ा सा ध्यान देना, ये केटायन है। अगर हम बात करेंगे भाई तो बताइए Na+ क्या है? केटायन है। और ये केटायन कहां से बना होगा बताओ? ये क्या है बताइए? केटायन है कि नहीं है? और Cl- बताइए क्या है? एनायन है कि नहीं है? और बताओ केटायन कहां से बना होगा? Na से ही तो बना होगा। Na जब इलेक्ट्रॉन को लॉस किया होगा तो केटायन बना होगा। तो ये Na+ बना कहां से है? Na से। बना है कि नहीं बना है? बना है। तो बताओ इसको क्या बोलेंगे? पेरेंट एटम। क्या बोलेंगे? पेरेंट एटम। और एनायन कौन है? Cl-। और बना कैसे होगा? Cl ने एक इलेक्ट्रॉन को लिया होगा तो बन गया होगा Cl-। तो ये क्या होगा हमारा इसका? पेरेंट एटम। क्या होगा भाई? पेरेंट एटम। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूंगा, आप यहां में देखो, क्या ये कंडीशन ऐसा है क्या? डिफरेंट स्पेसिस ऑफ सेम एलिमेंट, है कि नहीं है? एक ही एलिमेंट है लेकिन वो अलग अलग में है, ये दोनों में केवल देखना है ना? क्या यहाँ में भी क्या है? डिफरेंट स्पेसिस ऑफ सेम एलिमेंट। तो उसमें क्या होता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज का इनवर्सली होता है। तो बताओ यहाँ में ध्यान देंगे, इन दोनों में जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। और भाई किसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा? Na+ का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। और Na का क्या होगा बताओ? इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, इसका ज्यादा होगा। मतलब अगर मैं बात करूं केटायन और उसका पेरेंट एटम में, किसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है? केटायन का। किसका ज्यादा होता है? केटायन का। यहां में बताइए एनायन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है कम होता है? कम होता है। किससे कम होता है? उसका पेरेंट एटम से। बोलो सही बात है ना? क्या यहां तक समझ पा रहे हैं क्या? अरे भाई माइनस चार्ज आ गया ना तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है, क्योंकि आपने पढ़ा था कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। जितना नेगेटिव चार्ज होगा उसका वैल्यू कम हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना?
समझ पा रहे हैं? हाँ ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। तो अब बताओ यहाँ में एक न्यूट्रल है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज होगा तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा? कम, और इसकी वैल्यू क्या होगी? ज्यादा। क्या समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा सा ध्यान देना, अगर इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने का क्या मतलब है? न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल का बीच का अट्रैक्शन ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा तो क्या करेगा? बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ में खींच लेगा, जिसका वजह से साइज क्या हो जाएगा? छोटा। तो साइज क्या हो जाएगा भाई? छोटा। लेकिन इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है, अट्रैक्शन कम है, तो साइज उतना छोटा नहीं होगा, इसका साइज क्या होगा? ज्यादा। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? अच्छा यहाँ में बताओ, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? कम। इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो इसकी साइज क्या हो जाएगी? कम। इसका साइज क्या हो जाएगा? ज्यादा। अरे भाई समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो आप मुझे बताइए, केटायन का साइज और उसका पेरेंट एटम में किसका साइज ज्यादा होता है? देखो भाई, साइज ऑफ केटायन इज स्मॉलर देन देयर पेरेंट एटम। समझ पा रहे हैं ना? केटायन का साइज उसका पेरेंट एटम से छोटा ही होता है। लेकिन अगर हम बात करें एनायन का, एनायन और उसका पेरेंट एटम में किसका साइज बड़ा है? पेरेंट एटम का। मतलब साइज ऑफ एनायन इज लार्जर देन देयर पेरेंट एटम। तो ये दो बातें आपको मालूम होनी चाहिए, और वो बात इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से आपको समझा दी गई है। अरे भाई केटायन है और उसका पेरेंट एटम है तो किसका साइज ज्यादा होगा? पेरेंट एटम का। एनायन है और उसका पेरेंट एटम है तो किसका साइज ज्यादा होगा? पेरेंट एटम का। समझ पा रहे हैं? एनायन का, ओ सॉरी, एनायन का ज्यादा होगा साइज, है ना, पेरेंट एटम से। केटायन में पेरेंट एटम का ज्यादा होगा। समझ पा रहे हैं? थोड़ा आपको याद करना है, तो 2 पॉइंट लिखना पड़ेगा नोट। पहले ये कॉपी कर लीजिए। साइज ऑफ केटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन देयर पेरेंट एटम and size of anion is always greater than parent atom. Size of anion is always greater than parent atom. Size of anion is always greater than parent atom. एक क्वेश्चन लिखिए। देखिए, a person calculate 3 different type of radius. A person calculate 3 different type of radius for same atom, a person calculate different type of radius for same atom having value 1 angstrom, 0.55 angstrom, 0.55 angstrom and 0.8 angstrom respectively. हो गया ना? which value represent what type of radius? Which value represent what type of radius? Which value represent what type of radius? तो देखिए यहाँ में रेडियस को क्या मेजर किया गया? 1 एंगस्ट्रॉन, 0.55 एंगस्ट्रॉन और एक क्या था 0.8 एंगस्ट्रॉन। ये एक पर्सन है, 3 डिफरेंट रेडियस को उन्होंने कैलकुलेट किया, एक एटम का 3 डिफरेंट वैल्यू को कैलकुलेट करा, और आपको ये तीनों वैल्यू कौन कौन सी टाइप की रेडियस को बता रही है। तो बताओ सबसे ज्यादा रेडियस किसका होता है? वैन डर वाल का, और इसमें सबसे बड़ा वैल्यू क्या है? 1 एंगस्ट्रॉन। तो ये वैल्यू किसको बता रहा होगा? रेडियस ऑफ वैन डर वाल, है ना। ये वैल्यू किसको बता रहा होगा? रेडियस ऑफ मेटेलिक। और ये वैल्यू किसको बता रहा है? रेडियस ऑफ कोवेलेंट, है ना। तो हर एक वैल्यू का जो टाइप होगा वो आप पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो लिखेंगे, इफ रेडियस ऑफ MET मतलब मेटेलिक रेडियस, क्लियर है ना।
लिखिए इफ रेडियस ऑफ K plus potassium, K plus and F minus are nearly same. If radius of K plus and F minus are nearly same, having value 1.5, having value 1.5 angstrom, 1.5 angstrom, determine the radius of K and F. Determine the radius of K and F. बताइए क्या आंसर हो। K प्लस और F माइनस का रेडियस नियरली सेम है और उसकी वैल्यू 1.5 है, तो K और F का रेडियस क्या होगा? क्या ये बताओ, ये केटाइन और एनाइन है, क्या इसका पेरेंट एटम है? तो क्या पढ़े थे आप लोग अभी कि अगर मान लो पेरेंट एटम है और केटाइन है, तो केटाइन का साइज छोटा होता है, पेरेंट एटम का साइज बड़ा होता है कि नहीं? तो केटाइन का साइज छोटा होता है, पेरेंट एटम का साइज तो बड़ा होता है। तो पेरेंट एटम का साइज K से तो ज्यादा होगा, मतलब 1.5 से ज्यादा होगा, और 1.5 से ज्यादा क्या 1.75 हो सकता है? हो सकता है। और क्या बोला है कि एनाइन का, ये एनाइन है, एनाइन का साइज और उसका पेरेंट एटम का साइज क्या होता है? छोटा होता है। तो छोटा देख लो क्या होगा, 1.5 से छोटा क्या होगा? 1.25। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी क्यों नहीं हो सकता? इक्वल है, वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पेरेंट एटम का साइज एनाइन से छोटा होता है, तो 1.5 से छोटा 1.25 होगा। और केटाइन का साइज क्या होता है? पेरेंट एटम से बड़ा नहीं होता है, पेरेंट एटम का साइज केटाइन से बड़ा होता है, ये बड़ा होगा ना। केटाइन का जो भी साइज है 1.5, उससे बड़ा पेरेंट एटम का होगा, और पेरेंट एटम तो क्या है? K है, तो 1.5 से बड़ा देखो क्या लिखा है? 1.7। तो चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस, मतलब पीरियड में ब्लॉक, मतलब लेफ्ट टू राइट जाने से, टॉप टू बॉटम जाने से एटॉमिक रेडियस का क्या ऑर्डर होता है। तो लिखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। बताओ लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो बताओ न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल का बीच का, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन का बीच में अट्रैक्शन बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? अगर अट्रैक्शन बढ़ती है तो साइज क्या ही हो जाएगा? छोटा। तो बताओ लेफ्ट टू राइट जाने से क्या होता है? एटॉमिक साइज छोटा हो गया, साइज बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं? एटम का रेडियस क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। क्लियर है ना भाई? साइज छोटा होगा या रेडियस छोटा होगा, बात बराबर ही है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं, ये तो लेफ्ट टू राइट है, इन पीरियड की बात किया जा रहा है, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? तो याद रखना, इन पीरियड में आपको क्या देखना है? इन पीरियड में आपको क्या देखना है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? इन ग्रुप में क्या देखना है? इन ग्रुप में सेल नंबर, क्या स्लेटर रूल से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखना है क्या? नहीं। अरे भाई अभी तो बताया था ग्रुप में ना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फर्स्ट इंक्रीज होती है फिर कांस्टेंट हो जाती है, तो दिक्कत ना हो जाएगा, नहीं बता पाएंगे साइज। क्या आप समझ पा रही हैं?
हाँ, तो ध्यान देना, उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, सेल नंबर। तो बताओ अगर हम बात करें टॉप टू बॉटम, अगर टॉप टू बॉटम की बात किया जाए तो बताओ टॉप टू बॉटम में क्या होता है, क्या बढ़ जाता है, नंबर ऑफ सेल बढ़ जाती है। नंबर ऑफ सेल बढ़ती है तो बताओ क्या हो जाता है, एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो ये सेकंड, दो प्रकार का क्वेश्चन ये आ सकता है, लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम, ठीक है। तीसरा क्या होगा, जेफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। कब कब होगा भाई, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो देखिए भाई, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस के लिए, और दूसरा फॉर डिफरेंट स्पेसिस ऑफ सेम एलिमेंट। अगर ऐसा टाइप का है, उसका साइज को कंपेयर करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। क्या आप क्लियर है ना, यहां तक समझ पा रहे होंगे? थोड़ा बोर्ड पे एक बार ध्यान दीजिएगा। बताओ जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है उसका एटॉमिक रेडियस कम है ना, जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है उसका एटॉमिक रेडियस कम है। तो अगर मैं यहां से कंपेयर करने की कोशिश करूं तो आप मुझे बताओ जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर ज्यादा होगा उसका एटॉमिक रेडियस क्या हो जाता है, कम। मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक रेडियस का रिलेशन डायरेक्टली है या इनवर्सली है, इनवर्सली है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, एटॉमिक रेडियस बताओ नीचे आएगा या ऊपर आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आएगा। तो आप ऐसे बोल सकते हैं। और ये कहां में अप्लाई करेंगे, ये दो केसेस के लिए, कब, जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस हो और दूसरा फॉर डिफरेंट स्पेसिस ऑफ सेम एलिमेंट। ठीक है, समझ पा रहे होंगे? देखिए आपका मैक्सिमम नीट में क्वेश्चन जो आपका या तो सेकंड पीरियड या थर्ड पीरियड से पूछा जाएगा, या तो आपका फोर्थ पीरियड से पूछा जा सकता है, क्योंकि वहां में डी ब्लॉक की एंट्री हो जाती है। क्लियर है ना? अगर डी ब्लॉक का क्वेश्चन पूछना चाहेगा तो फोर्थ पीरियड से पूछेगा, और एस और पी ब्लॉक का पूछेगा तो सेकंड और थर्ड पीरियड से ही क्वेश्चन पूछी जाती है। तो आपको याद होना चाहिए, कॉपी हो गया होगा शायद। तो वेरिएशन इन एटॉमिक रेडियस, ठीक है। वेरिएशन इन एटॉमिक रेडियस इन पीरियड में देखेंगे और इन ब्लॉक में। तो फर्स्ट में इन पीरियड, और पीरियड में कौन कौन सा ब्लॉक की बात किया जा रहा है, एस एंड पी ब्लॉक, ठीक है। एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट की बात किया जा रहा है। तो ध्यान देना, यहां में अगर हम बात करेंगे सेकेंड पीरियड की बात करेंगे, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट कौन है बताइए, लिथियम बेरिलियम बोरॉन। कौन है बताइए, लिथियम बेरिलियम बोरॉन, लिथियम बेरिलियम बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, है ना। तो यहां में ध्यान दो, आपको मालूम है कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं भाई, लेफ्ट टू राइट। अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो बताओ क्या बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं। एस और पी में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है 0.65 से, बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, हर एक एलिमेंट का बढ़ेगा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच का अट्रैक्शन बढ़ ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज धीरे धीरे क्या हो जाएगा भाई, डिक्रीज हो जाएगा। तो कहने का ये मतलब है, आपको क्या लग रहा है कि सबसे बड़ा साइज किसका होगा, लिथियम का, और सबसे छोटा साइज किसका होगा, नियोन का। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान देना भाई, कहने का ये मतलब है कि आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो निकालना है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो लगाना है ना, वो एक कॉमन रेडियस में लगाना है। किसमें लगाना है, कॉमन रेडियस में। अगर या तो सारे एटम अगर मेटेलिक रेडियस है तो उसमें आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगा सकते हैं, या सारे कोवेलेंट बॉन्ड है, अगर मैं बोल दूंगा ये सारे मेटल है और मेटल है तो इसमें कौन सा रेडियस पाई जाती है, मेटेलिक रेडियस। अगर सारे में जो रेडियस है वो कॉमन है तो आप वहां में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अप्लाई कर सकते हैं। एनसीईआरटी में ऐसा लिखा गया है कि जो एलिमेंट, अगर जनरली आप लोग जानते हैं मेटल है तो कौन सा रेडियस होगा, मेटेलिक। नॉन मेटल है तो जनरली कौन सा रेडियस होगा, कोवेलेंट। और इनर्ट गैस में कौन सी रेडियस पाई जाती है, वंडर वॉल रेडियस। तो एनसीईआरटी ये बोलता है कि जो एलिमेंट में जिस प्रकार की रेडियस पाई जाती है उस प्रकार की रेडियस को मेजर करिए और देखिए कि किसका वैल्यू ज्यादा आ रहा है। क्लियर है ना भाई? तो ध्यान दो, आप लोग जानते हैं कि लिथियम और बेरिलियम मेटल है क्या, है। अगर मेटल है तो इसमें कौन सा प्रकार की कौन सा रेडियस होगी, मेटेलिक रेडियस होगा कि नहीं होगा। अगर हम बात करें बताओ कार्बन, ठीक है, बालिका सीता गीता ऐसा बताया गया था आप लोग को, है कि नहीं।
तो यहाँ में बोरॉन, बोरॉन क्या एनसीईआरटी क्या मानता है, बोरॉन कैसा है, नॉन मेटल, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी किससे भी मिलती है, मेटलॉइड से। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना, ये सारे एलिमेंट यहाँ से यहाँ तक बताओ क्या है, नॉन मेटल, और नॉन मेटल में कौन सी रेडियस पाई जाती है, कोवेलेंट रेडियस। और ये क्या है भाई, नॉन बॉन्डेड एटम है, इनर्ट गैस है, इसमें कौन सी रेडियस पाई जाएंगी, वंडर वॉल रेडियस। क्या समझ पा रहे हैं? अरे भाई किसकी रेडियस सबसे ज्यादा है, वंडरवॉल की रेडियस सबसे ज्यादा होगी, वंडरवॉल रेडियस सबसे ज्यादा होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं, वंडरवॉल रेडियस सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद अगर मैं बोलूंगा मेटेलिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस में किसकी रेडियस ज्यादा होती है, मेटेलिक। क्या इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, क्या इसकी वैल्यू इससे से ये दोनों का रेडियस इन पांचों से ज्यादा होगा, लेकिन सबसे ज्यादा किसका होगा, नियॉन का, क्योंकि नियॉन का रेडियस कौन सी है भाई बोलो, कौन सा रेडियस है, वंडरवॉल रेडियस, और वंडरवॉल रेडियस सबसे ज्यादा होती है। अरे भाई समझे हैं कि नहीं समझे हैं? अब थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देना, क्या इन दोनों में कॉमन रेडियस हो गया है क्या, अरे भाई मेटेलिक मेटेलिक, क्या यहाँ से यहाँ तक बताओ क्या कोवेलेंट 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 है कि नहीं है? तो क्या अगर ये कोवेलेंट रेडियस है उसमें आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब कॉमन टाइप का रेडियस में आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगाएंगे। अरे भाई यहाँ में मेटेलिक रेडियस है, यहाँ में कोवेलेंट रेडियस है, दोनों रेडियस ही अलग अलग हो गया। तो अगर ये सब कोवेलेंट रेडियस है तो अब आप कंसेप्ट क्या लगा सकते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या समझ पा रहे हैं? अगर बताओ ये दोनों सेम टाइप का है, सेम टाइप का है, तो लेफ्ट टू राइट जाने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, बढ़ेगा तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा, ज्यादा होगा तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा। तो बताओ लिथियम बेरिलियम में किसका साइज छोटा, बेरिलियम का। किसका ज्यादा, लिथियम का। लिथियम, और ये तो मालूम ही है कि इसका इससे तो ज्यादा ही होगा, है कि नहीं? अब बताओ बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन, ये सारे में कौन सा रेडियस है, कोवेलेंट रेडियस, और सेम टाइप का रेडियस है क्या, हाँ सेम टाइप का रेडियस है। तो क्या लगा सकते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होता है, अट्रैक्शन बढ़ेगा, साइज क्या हो जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं ना? याद रखना सेकेंड पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने से साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, लेकिन सबसे ज्यादा किसका होता है, नियॉन का। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? तो अगर इसको लिख दिया जाए तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या भाई, नियॉन का सबसे ज्यादा, उसके बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? तो ये ऑर्डर हो जाएगा। अरे भाई जिसमें जिस प्रकार की रेडियस है, जिसमें जो रेडियस है उस रेडियस को मेजर करना है। नेक्स्ट में बात करेंगे, तो ये सेकेंड पीरियड की बातें हो गई है भाई। थर्ड पीरियड की बात किया जाए तो कॉपी हो चुका होगा। थर्ड पीरियड में देखिए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, हो जाएगा ना ये। अब थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ में वही सेम प्रकार का, जो एलिमेंट में जो रेडियस है उस रेडियस को मेजर करेंगे। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम क्या है भाई, मेटल। तो मेटल है तो इसमें कौन सा रेडियस पाई जाएंगी, मेटेलिक रेडियस। और सिलिकॉन से लेके यहाँ तक बताओ ये कौन सा है, नॉन मेटल। अरे भाई कौन सा है, नॉन मेटल, तो यहाँ में कौन सी रेडियस पाई जाएंगी, कोवेलेंट रेडियस। आप बोलेंगे सिलिकॉन, बबीता, सीता, ऐसा ही आता था ना, सीता तो मेटलॉइड है कि नहीं? अगर मेटलॉइड है भाई, अगर वो मेटलॉइड है इसका मतलब वो मेटल और नॉन मेटल दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। लेकिन भाई अगर कोई भी मेटलॉइड होता है ना तो उसमें दोनों का कैरेक्टर होता है, लेकिन दोनों में किसी एक का जो कैरेक्टर होता है वो ज्यादा होता है। मान लो कि ये मेटलॉइड है, अगर ये मेटलॉइड है तो इसमें या तो मेटल का कैरेक्टर ज्यादा हो सकता है या तो नॉन मेटल का कैरेक्टर ज्यादा हो सकता है, इक्वली कभी भी नहीं होगा। क्लियर है ना? तो ध्यान देना, इसको जनरली क्या मान लिया जाता है, नॉन, मतलब इसमें किसकी कैरेक्टर ज्यादा है, नॉन मेटल का कैरेक्टर ज्यादा है। जैसे कि अगर हम बात करें भाई, देखो अब टॉप टू बॉटम जाते हैं ना, ऊपर से नीचे जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। आप पढ़ेंगे जैसे और धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे तो जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजीएम, ऐसा लिखा है। कौन अच्छा मेटल है, सीजीएम। समझ पा रहे हैं ना? तो कहने का मतलब है ऊपर से नीचे जब जाते हैं तो कौन सा कैरेक्टर बढ़ता है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो बताओ ऊपर में नीचे वाला मेटल सबसे अच्छा है, तो इसका मतलब ऊपर वाला सबसे अच्छा नॉन मेटल होगा। क्लियर है ना भाई? तो वही ऊपर वाला क्या ही है, सिलिकॉन ही तो ऊपर में ही आता है, तो इसका कौन सा कैरेक्टर होगा भाई, नॉन मेटल का कैरेक्टर होगा। तो मैंने इसको क्या लिख दिया है, यहां से यहां तक क्या है भाई, नॉन मेटल है। तो आइए ध्यान दीजिएगा, तो बताओ यहाँ से यहाँ में एक मेटल है तो मेटल में कौन सी रेडियस पाई जाती है, मेटेलिक रेडियस। और यहाँ से यहाँ में क्या है, नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल में कौन सी रेडियस, कोवेलेंट रेडियस। और बताओ यहाँ में क्या होती है,
वंडरवॉल रेडियस। तो बताइए सबसे ज्यादा किसकी रेडियस होती है? वंडरवॉल रेडियस सबसे ज्यादा होती है। और बताओ कोवेलेंट रेडियस मेटेलिक रेडियस में किसकी रेडियस ज्यादा होती है? मेटेलिक रेडियस। क्या यहाँ में सेम टाइप का रेडियस हो गया है क्या? क्या सब में मेटेलिक रेडियस है क्या? है। अगर सब में मेटेलिक रेडियस है तो कौन सा इफेक्ट लगाएंगे? लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, पीरियड में जा रहे हैं, ग्रुप में जा रहे हैं? पहले बताओ। पीरियड में जा रहे हैं, पीरियड में जा रहे हैं। तो क्या देखना है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आना है सोडियम मैग्नीशियम में, बताओ लेफ्ट टू राइट जाएंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, बढ़ेगा अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज कम हो जाएगा। तो सोडियम और मैग्नीशियम में किसका साइज कम हो जाएगा? मैग्नीशियम का। किसका ज्यादा होगा? सोडियम का। सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम ऐसा। अरे भाई समझ पा रहे हैं? फिर बताओ सिलिकॉन फास्फोरस, कहानी समझ में आ रही होगी। तो आप मुझे बताइए सबसे ज्यादा किसका साइज होगा? आर्गन का। फिर किसका होगा भाई? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। मतलब आपने क्या देखा कि कोई भी रिस्पेक्टिव पीरियड में नोबल गैस का साइज अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में सबसे ज्यादा होता है। यही तो बात है ना भाई। अगर किसी भी पीरियड की बात करेंगे तो इसमें किसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा होने वाला है? इनर्ट गैस का। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि उसमें कौन सी रेडियस प्रेजेंट है? वंडरवॉल रेडियस। और वंडरवॉल रेडियस बाकी सबसे क्या ही होती है? ज्यादा ही होती है। मतलब इनर्ट गैस हैज लार्जेस्ट साइज इन रिस्पेक्टिव पीरियड। क्लियर है ना भाई? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करेंगे, अब हमारी सेकेंड पीरियड की बात हो गई, थर्ड पीरियड की बात हो गई। अब किसकी बात करने वाले हैं भाई? फोर्थ पीरियड की। किसकी बात करेंगे भाई? फोर्थ पीरियड की। किसकी बात करने वाले हैं? फोर्थ पीरियड की। तो देखो फोर्थ पीरियड में हमारा क्या आ जाता है बताइए? डी ब्लॉक की एंट्री हो जाती है, क्योंकि डी के लिए नंबर क्या चलता है? n-1। और n-1 डी के साथ में क्या नंबर चलता है? n-1। ठीक है। तो बताओ अगर बात करेंगे n-1 का वैल्यू, अगर 3D की बात करते हैं तो आप नंबर निकाल ही सकते हैं। 3D कौन सा पीरियड से बिलोंग करेगा, है ना? क्या 2D एग्जिस्ट करता है क्या? क्या 3D एग्जिस्ट करता है? और 3D का पीरियड बताओ। 3D का सेल नंबर क्या है? 3D सबसेल का सेल नंबर 3। अब पीरियड कितना है? 4। क्लियर है ना? डी के साथ में नंबर क्या चलता है? n-1 = 3, तो n की वैल्यू 4 होती है। बहुत अच्छी बात है, यहाँ में ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देना। फोर्थ पीरियड की बात किया जाए तो देखिए, अगर फोर्थ पीरियड की बात करेंगे हम लोग तो देखो क्या होगा? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेडेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। तो यहाँ में ध्यान देना, दो प्रकार की रेडियस को यहाँ में कंपेयर की जाती हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? एक तो रेडियस होती है, एक तो कोवेलेंट रेडियस होती है। एक बार कोवेलेंट रेडियस कैलकुलेट करना है, एक बार मेटेलिक रेडियस को कैलकुलेट करना। इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन पूछी जा सकती है। ठीक है, सीआर बोले तो क्या हो जाएगा भाई? कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो एक होगा कोवेलेंट रेडियस और एक हो जाएगा हमारा मेटेलिक रेडियस। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ध्यान देना, कोवेलेंट रेडियस और ये होगा मेटेलिक रेडियस की बात करने वाले हैं हम लोग। इसमें दो प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो डायरेक्टली 3D सीरीज में, एक तो ग्राफ दे देगा आपका। अभी यहाँ में आगे आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाया जाएगा कि रेडियस का कर्व ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? 3D सीरीज का कौन सा कर्व होगा, 4D का कौन सा होगा, 5D का कब होगा, 6D का क्या होगा, मतलब ऐसे आपको दे देगा 3D 4D 5D में रेडियस का ग्राफ कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो एक तो ग्राफ वाला क्वेश्चन आ सकता है। तो जब भी ग्राफ वाला देगा ना भाई, तो उसमें ग्राफ वाला एनसीईआरटी में देखो, जो पीरियड मतलब लेफ्ट टू राइट जाने वाला जो रेडियस है ना, उसमें उसकी एग्जैक्ट वैल्यू दी गई है, वो मेटेलिक रेडियस का ऑर्डर है। लेकिन जो ग्राफ में दिया गया है वो कोवेलेंट रेडियस का दिया गया है। इसलिए दोनों को पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर ग्राफ वाला पूछेगा तो क्या देखना पड़ेगा? कोवेलेंट रेडियस। मतलब या तो ग्राफ में 3D 4D 5D का ग्राफ कौन सा सही है, ग्राफ वाला क्वेश्चन आएगा तो उस समय उसकी वैल्यू क्या देखना पड़ेगा? कौन सी रेडियस? कोवेलेंट रेडियस। लेकिन अगर आपको बोल देगा ये 3 एलिमेंट दे देगा, बोलेगा इसमें रेडियस को कंपेयर करिए किसका ज्यादा है, तो क्या कंपेयर करेंगे? मेटेलिक रेडियस। क्या समझ पा रहे हैं ना? अब थोड़ा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। कहने का ये मतलब है कि बताओ सबसे पहले हम लोग क्या समझने वाले हैं? कोवेलेंट रेडियस। अगर कोवेलेंट रेडियस समझ में आ जाएगा तो मेटेलिक रेडियस और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो कहने का मतलब है क्या में देखो, फेकोनी, यहाँ में जो लिखा है ना फेकोनी, ये तीनों का रेडियस क्या होता है? बराबर होता है। आयरन, कोबाल्ट, निकेल की रेडियस क्या होती है भाई? बराबर होती है। ध्यान देना, यहाँ में देखो डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं वो दो प्रकार की सिमिलरिटी दिखाते हैं, एक तो ग्रुप में दिखाते हैं, एक पीरियड में दिखा देते हैं। एक इनका हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज होती है, एक वर्टिकल सिमिलरिटीज होती है।
एस ब्लॉक में सिर्फ और सिर्फ क्या ही होती है भाई, ग्रुप में ही रिलेशन होता है। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोबियम, सीजियम लिखा गया है, उनको एक ग्रुप में इसलिए रखा गया क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सिमिलर। लेकिन वो पीरियड में ऐसा नहीं होता है। लिथियम के बाद सोडियम आ जाएगा, लिथियम के बाद क्या आ जाएगा, लिथियम बेरिलियम, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग है। इसमें एस में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसमें एस में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, दोनों की रिएक्शन अलग अलग हो सकती है, प्रॉपर्टीज अलग अलग हो सकती है। क्या समझ पा रहे हैं ना? तो एस ब्लॉक, ध्यान सुना, एस ब्लॉक पी ब्लॉक का जो एलिमेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा रिलेशन शो करता है, हॉरिजेंटल या वर्टिकल? इसको क्या बोलते हैं बताओ, इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल, और इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल। तो कहने का मतलब है कि जो हमारा एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है, हॉरिजेंटल रिलेशनशिप शो करता है। लेकिन डी ब्लॉक के एलिमेंट हॉरिजेंटल एज वेल एज वर्टिकल रिलेशनशिप शो करता है। जैसे आंखों से देखिए, और भाई एक साथ में तो लिखा है ना, सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, लिखा है ना, सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, ऐसा लिखा था। तो क्या इसका मतलब इन तीनों की प्रॉपर्टी लगभग तो सेम ही होती है? अरे भाई होती है ना। लेकिन क्या ये बताओ, ये तीनों एलिमेंट का भी साइज सेम हो गया क्या, हो गया। मतलब ये साथ ही साथ में हॉरिजेंटल और साथ ही साथ में वर्टिकल रिलेशनशिप शो करता है। तो कहने का ये मतलब है, बाकी ऐसा कोई नहीं करता है, करता कौन है, डी ब्लॉक। या में ध्यान देना, कहने का ये मतलब है ना कि ये तीनों का साइज बराबर होता है। साइज बराबर होता है तो किसी का लेटिस में कोई घुस सकता है। जैसे मान लो क्रिस्टल लेटिस है, मान लो किसका, आयरन का। अब आयरन का एक एटम को हटाओ, कोबाल्ट को डालो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि साइज लगभग क्या होती है, सिमिलर होती है। समझ पा रहे हैं ना? अच्छा अब देखो, ये तीनों का साइज बराबर होता है, इसलिए इससे हम लोग तीनों से हम लोग क्या तैयार कर सकते हैं, मैग्नेट। और वो कौन सा है, मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट। इस तीनों से तैयार किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसका रीजन क्या होता है कि तीनों की साइज आपस में बराबर होती है। ये तीनों अमलगम का फॉर्मेशन नहीं करते हैं क्योंकि तीनों की साइज, कहने का यही मतलब है कि जब तीनों का साइज बराबर है ना तो इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर हो गई। मतलब ये प्रॉपर्टीज बताओ हॉरिजेंटल है या वर्टिकल है, हॉरिजेंटल। क्या वो वर्टिकल रिलेशनशिप भी शो करता है और हॉरिजेंटल रिलेशनशिप भी शो करता है। क्या समझ पा रहे हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। बहुत अच्छी बात है, यहाँ में ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं भाई, देखो यहां से यहां तक जो लिखा होता है उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करता है, ठीक है। यहां में क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और सिग्मा दोनों बराबर हो जाता है। यहां में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं, कौन डोमिनेट करता है भाई, सिग्मा डोमिनेट करता है। क्या समझ पा रहे हैं भाई? अरे भाई ध्यान से सुनो। अच्छा बताओ, आप लोगों को लग रहा है क्या यहाँ में दोनों में कौन सा रेडियस है भाई, जल्दी से बोलो, कौन सा रेडियस है, कोवेलेंट रेडियस। कौन सी रेडियस को कंपेयर कर रहे हैं, कोवेलेंट रेडियस। ध्यान से सुनिए, क्या रेडियस सब में सेम है? तो बताओ क्या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगाया जा सकता था? अरे भाई लगा सकते हैं ना, हाँ ना बोलिए जल्दी से। इतना सोच में पड़ जाते हैं आप लोग। इधर देखिए, मैंने बोला कि यहाँ में रेडियस अलग अलग था ना, किसी में मेटेलिक था, किसी में कोवेलेंट था, किसी में वंडर वॉल था, है ना, इसलिए आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं लगा सकते। लेकिन अगर सब में क्या है, कोवेलेंट रेडियस है, तो क्या लगा सकते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगा सकते हैं कि नहीं, लगा सकते हैं। अगर हम बात करें, ध्यान देना, तो आपने क्यों नहीं ऐसा देखो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ती है तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो साइज डिक्रीज हो जाएगा, मतलब स्कैंडियम का सबसे ज्यादा और जिंक का सबसे कम। लेकिन ऐसा होता नहीं है, और ऐसा होता नहीं है। इसमें 3 एलिमेंट का साइज तो बराबर हो जाता है, फेकोनी, इसका 3 एलिमेंट का साइज क्या हो जाता है, बराबर। बाकी का साइज क्या होता है भाई, बाकी का साइज बढ़ते मतलब डिक्रीज होता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है, फिर इंक्रीज हो जाता है। इसमें कहानी ऐसा होता है कि पहले साइज क्या होता है, पहले साइज क्या होता है, डिक्रीज, फिर क्या हो गया, कांस्टेंट, फिर वाला लास्ट वाला एलिमेंट का साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज। क्या समझ पा रहे हैं ना, क्यों ऐसा होता है? अब ध्यान देना, आप लोग भी सोच रहे होंगे भाई, ध्यान से सुनिए, आप तो ऐसे सोच रहे होंगे ना, क्योंकि यहाँ में जो देखो ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, मैं आपको लिखाया भी था, अरे भाई मैं लिखाया भी था कि इस केस में ना सिग्मा की जो वैल्यू होती है, सिग्मा की वैल्यू 0.85 से इंक्रीज करती है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 0.15 से इंक्रीज करता है। अरे भाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज ही ना कर रहा है। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, साइज कम हो जाना चाहिए था, लेकिन होता नहीं है। अरे भाई नहीं ना होता है। अब इसको थोड़ा अच्छा से समझना पड़ेगा, क्यों ऐसा होता है कि पहले यहां से यहां तक कौन डोमिनेट करता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करता है, फिर दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या हो जाता है, बराबर। ये शील्डिंग इफेक्ट है ना भाई,
और न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल का बीच का जो अट्रैक्शन होता है उस अट्रैक्शन को रोकता है। कौन रोकता है? सिग्मा। समझ पा रहे हैं ना? तो अगर अट्रैक्शन रिपल्सन बराबर हो जाए, मान लो किसी से आप अट्रैक्ट हुए फिर वो रिपेल कर दिया, तो जहां साइज था वहीं रहेगा, साइज तो कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है उसको ध्यान से समझिए। अरे भाई देखो, ये स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 21। कितना है भाई? 21। लेकिन अगर हम बात करें स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है, लेकिन 21 से पहले क्या 20 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फिल हो चुका होगा? क्या वो 20 इलेक्ट्रॉन कहां में गए होंगे? एस या पी ब्लॉक में। किस में गए होंगे? एस और पी ब्लॉक में। ध्यान देना भाई, कहां में गए होंगे? एस और पी ब्लॉक में। एस और पी ब्लॉक में गए होंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें या मैं ठीक है ध्यान दीजिएगा, एस और पी ब्लॉक में 20 इलेक्ट्रॉन मतलब कैल्शियम तक, और भाई इलेक्ट्रॉन या तो एस और पी में गया होगा। 21 से ना डी ब्लॉक शुरू हो रहा है, तो कहने का मतलब है वहां में देखिए, यहाँ में थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, यहाँ में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना था भाई, और यहाँ में सिग्मा। 20 इलेक्ट्रॉन तक बताओ कैल्शियम तक, क्या इफेक्टिव उसमें सिग्मा कितना से बढ़ता था? 0.65। और सिग्मा की वैल्यू किससे बढ़ती थी? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना से बढ़ता था? 0.65। और सिग्मा कितना से बढ़ता था? 0.35। अगर सिग्मा की वैल्यू 0.35 है तो परसेंटेज की बात करेंगे तो बताओ क्या 35% होगा? और इसकी वैल्यू कितनी होगी? 65%। और इसकी वैल्यू कितनी होगी? 35%। मतलब कहने का ये मतलब था ना कि 20 इलेक्ट्रॉन तक ना कौन डोमिनेट कर रहा था? सिग्मा। सिग्मा या जेड इफेक्टिव? जेड इफेक्टिव। अरे इसकी वैल्यू तो 65% ना होगा, 0.65 से बढ़ता था। हर एक एलिमेंट में सिग्मा किससे बढ़ता था? 0.65 से। और सॉरी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 0.65 से बढ़ता था, सिग्मा कितना से बढ़ता था? 0.35। तो अगर मैं बात करूंगा कि अप टू 20 इलेक्ट्रॉन तक सिग्मा का जो परसेंटेज होगा वो कितना होगा? 35%। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का परसेंटेज 65%। कौन डोमिनेट किया? तो 20 इलेक्ट्रॉन तक, ध्यान से सुनेंगे, 20 इलेक्ट्रॉन तक का जो डोमिनेंट था वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज था। समझ पा रहे हैं ना? लेकिन जैसे ही 21 इलेक्ट्रॉन आएगा वो डी में जाएगा, और डी में जाएगा तो बताओ सिग्मा कितना से बढ़ेगा? 0.85 से बढ़ेगा। कितना से बढ़ेगा? 0.85 से। ध्यान से सुनिए, 21 इलेक्ट्रॉन में जब स्कैंडियम आएगा तो बताओ उसमें तभी भी कौन डोमिनेंट रहेगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। समझ पा रहे हैं ना? 21 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो सिग्मा कितना से बढ़ने वाला है? 0.85 से। अरे भाई लेकिन बताओ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना से बढ़ेगा? 0.15। फिर नेक्स्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि ऑलरेडी 20 इलेक्ट्रॉन तक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा डोमिनेंट था सिग्मा से। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन इंटर होते जाएगा, क्या ये 0.5 0.85 से बढ़ते जाएगा और 0.15 से बढ़ते जाएगा, है कि नहीं? तो भाई जैसे ही मान लो मैग्नीज तक आएगा, अरे भाई कहां तक? मैग्नीज तक। तो जैसे ही मैग्नीज तक जाएगा तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज था ना और जो सिग्मा की वैल्यू, इसके बाद क्या हो जाएगी? बराबर। क्या हो जाएगी? बराबर। नहीं समझ में आया भाई? शुरुआत में तो ये बहुत ज्यादा था ना इससे, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन एंट्री होगी तो इसमें इनका इंक्रीमेंट तो ज्यादा हो रहा है, 0.85 का इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन इसका 0.15 का इंक्रीमेंट हो रहा है। 0.85 बढ़ेगा, ये ऑलरेडी 65% था, तो इसकी इफेक्टिव ज्यादा थी मैग्नीज तक। जैसे ही कार्बन में आया, आयरन में आया भाई, तो ये बढ़ते बढ़ते इसको क्या कर दिया? इसका अट्रैक्शन को खत्म कर दिया। क्या समझ पा रहे हैं ना? तो फेकोनी में क्या हो गया है? फेकोनी, आयरन कोबाल्ट निकिल में दोनों की वैल्यू क्या हो गई है? बराबर। मतलब जितना अट्रैक्शन उतना ही रिपल्सन, साइज कांस्टेंट। साइज क्या हो गया है? अगर साइज कांस्टेंट हो गया है तो ये तो ज्यादा से ना बढ़ रहा है, 0.85 से ना बढ़ रहा है, तो फिर ये 0.85 तो फिर इसका सिग्मा डोमिनेट करेगा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाएगा। अगर ये डोमिनेट करेगा तो क्या होगा? रिपल्सन। रिपल्सन होगा तो साइज बढ़ जाता है। ठीक है, तो वही है ये बोला। ये तो समझ में आ गया तो अच्छी बात है ना, ये बहुत ही आसान तरीका है। या तो आपको ऐसे बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉन किस में इंटर होता है, मान लो ये न्यूक्लियस होता है, ये ऐसा है ना, तो यहाँ में इलेक्ट्रॉन किस में इंटर होता है? मान लो ये 4s है और ये में 3d है कि नहीं? s में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है। क्या समझ पा रहे हो ना? पहले d1 इंटर, d में 1 इलेक्ट्रॉन इंटर हुआ, फिर d में 2 इलेक्ट्रॉन इंटर होगा, d में 3 इलेक्ट्रॉन इंटर होगा। मतलब यहाँ में d में 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो ये जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से आराम से अट्रैक्ट हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? ये f का तो साइज बड़ा होता है ना, साइज बड़ा होता है, पुअर स्क्रीनिंग होता है, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से आराम से अट्रैक्ट होंगे, और अट्रैक्ट होंगे तो साइज क्या हो जाता है? छोटा।
समझ पा रहे हैं ना। फिर डी में मान लो इलेक्ट्रॉन बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, जैसे ही 5-6 इलेक्ट्रॉन हो गया भाई, तो ये न्यूक्लियस को चारों तरफ से घेर लिया, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन नहीं मिल पाएगा, मतलब बाहर वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, तो जो साइज था उतना ही रहेगा, कांस्टेंट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना। लेकिन अगर जैसे ही मान लो इसमें 9-10 इलेक्ट्रॉन और डी में ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो अब देखो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सामने सामने हो गया, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का बीच में क्या स्टार्ट हो जाएगा, रिपल्सन। रिपल्सन होगा तो साइज बढ़ जाएगा। तो वही रीजन है, जैसे आपको समझ में आए वो अच्छा है। मुझे लग रहा है कि ये ज्यादा अच्छा होगा, आपको समझ में आ जाए तो रीजन यही होता है। क्लियर है ना, ये कहानी बनाया गया है, ऐसा होता है। तो चलिए ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि कोवेलेंट रेडियस की बात किया जाए तो पहले क्या होता है 3D सीरीज में, पहले साइज क्या होती है डिक्रीज, फिर कांस्टेंट, फिर लास्ट का क्या होती है इंक्रीज। लेकिन अगर हम बात करें भाई, ध्यान से सुना, क्या स्कैंडियम का और जिंक में पहले तो साइज स्कैंडियम का ना बड़ा है, और यहाँ में क्या है जिंक का भी बढ़ रहा है, तो किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, स्कैंडियम या जिंक में, तो आंसर इज स्कैंडियम। पहला वाला एलिमेंट का साइज हमेशा बड़ा होता है। जैसे लिथियम अगर हम बात करें, अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, जैसे मान लो लिखा था लिथियम बेरिलियम, किसका साइज बड़ा होगा भाई, लिथियम। मतलब समझ पा रहे हैं ना, कहने का ये मतलब है कि स्कैंडियम और जिंक में ये नहीं कि जिंक का साइज बहुत बड़ा हो गया, समझ पा रहे हैं ना, साइज बढ़ रही है लेकिन वो किससे छोटा होगा, स्कैंडियम से। स्कैंडियम और जिंक में किसका साइज बड़ा होगा, बोलो भाई स्कैंडियम। बहुत अच्छी बात है, ये बस आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर बात किया जाए स्कैंडियम और जिंक में किसका साइज बड़ा होगा, स्कैंडियम। कौन से रेडियस की बात कर रहे हैं आप लोग, कोवेलेंट रेडियस।